सेफ्टी अवेयरनेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने। आज हम बात करेंगे फायर एंड सेफ्टी रेगुलेशन मैंडेटरी इन इंडिया। यानी जैसा कि आप टॉपिक से ही आपको पता होगा कि फायर एंड सेफ्टी के क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन भारत में मैंडेटरी है, क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन भारत में रिक्वायर्ड है जो गवर्नमेंट बोलती है। मैं आज आपको कुछ डीपली नहीं बताऊंगा, जैसे कि एज पर NBC पार्ट 4 के अंतर्गत क्या क्या बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि यदि कोई बिल्डिंग है, यदि इंडिया में फायर सेफ्टी के क्या बेसिक थंब रूल होते हैं, क्या बेसिक नॉर्म्स हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, आपको पता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग ऑन द ऑक्यूपेंसी ऑफ बिल्डिंग के आधार पर, ऑक्यूपेंसी के आधार पर बिल्डिंग को 9 क्लास में बांटी गई है। क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E, क्लास E, F, G, H और J, है ना। ये कैसे करके रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, एजुकेशनल है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, असेंबली बिल्डिंग है, बिजनेस बिल्डिंग है, मर्केंटाइल बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, स्टोरेज बिल्डिंग है, हैजार्डस बिल्डिंग है। अलग अलग प्रकार की बिल्डिंग बनाई गई जो ऑक्यूपेंसी के आधार पर इसको बांटी गई है। अब मेरे दोस्त, डिपेंड करता है कि किस प्रकार की बिल्डिंग है और क्या क्या वहाँ फायर एंड सेफ्टी के बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या नॉर्म्स है। यदि कोई भी हाई राइज बिल्डिंग है, ज़्यादातर आप देखते होंगे कोई इंस्टीट्यूट है 15 मीटर, हाई राइज मतलब होता है 15 मीटर, अब 15 मीटर यदि कोई भी बिल्डिंग है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैंडेटरी होती है। ऐसे जनरली अभी तो सरकार का नॉर्म्स आ गया है, यूपी गवर्नमेंट का भी एक नोटिस भी, सर्कुलर भी जारी हुआ है लखनऊ से, कि जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, जितने भी, मैं आपको वीडियो में लगा दूंगा उसका वो चीज़ को, कोचिंग संस्थान है या जो भी है, उसमें फायर अधिकारी एक होनी चाहिए, फायरमैन होनी चाहिए, हर शिफ्ट को उसकी डिटेल्स भी देने हैं गवर्नमेंट को। तो फायर एंड सेफ्टी का एक सुनहरा अवसर है लोगों के लिए, रोजगार का एक नया अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। 1 जनवरी 2025 तक हर सोसाइटी, हर इंडस्ट्री, हर एक छोटे छोटे इंस्टीट्यूट जो हाई राइज की कैटेगरी में आते हैं, एक बड़े संस्थान हैं, जैसे मान लो कोचिंग चला रहे हैं, बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, उनको इसकी रिपोर्ट देने कि आपके पास अग्नि सुरक्षा अधिकारी कितने हैं, आपके पास फायर एंड सेफ्टी के बंदे कितने हैं, फायरमैन कितने हैं। तो ये तो रोजगार की बात हो गई। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि हमने कहा था आपको कि फायर एंड सेफ्टी के क्या बेसिक रूल होते हैं। देखिए, जनरली कोई भी बिल्डिंग है उसमें फायर एक्सटिंग्विशर मैंडेटरी होते हैं, राइट। एक फायर एक्सटिंग्विशर तो होना ही चाहिए, CO2 टाइप, वाटर टाइप अकॉर्डिंग टू हैजार्ड, ठीक है जी, और ABC टाइप, ये फायर एक्सटिंग्विशर होती है। यदि हाई राइज बिल्डिंग है और भी है तो आपको फायर पम्प्स होनी चाहिए, हाइड्रेंट लाइन होनी चाहिए, हाइड्रेंट होनी चाहिए, हाइड्रेंट फायर हॉज बॉक्स होनी चाहिए, उसमें सारी एसेसरीज होनी चाहिए, जैसे हॉज पाइप हो गया, आपके ब्रांचेज हो गए, नोजल हो गया, हॉज रील हो गई, है ना, RLR हॉज पाइप होंगे 15 मीटर के 2। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। उसके बाद जो आपकी, मान लीजिए हाई राइज बिल्डिंग है, 15 मीटर से ऊपर है, तो नीचे जो पंप रूम आपके, जो कि पंप होनी चाहिए, हाइड्रेंट होनी चाहिए, फायर इंजन आपके पास होनी चाहिए इमरजेंसी के लिए, सब गुड प्रैक्टिसेस है, ठीक है। वो आपकी लाइन हमेशा अप टू 24/7 क्या होनी चाहिए, चार्ज होनी चाहिए। ऑल पंप शुड बी ऑलवेज इन ऑटो मोड बोला जाता है, हमेशा आपके पंप जो है ऑटो मोड में होने चाहिए, जो कि हो हाइड्रेंट हो, फायर इंजन हो। ये बेसिक थंब रूल बता रहा हूँ मैं। अब इसमें कोई भाई ये कहेगा कि नहीं जी ये तो ये हमें नहीं होना चाहिए, उसकी एक अलग वीडियो में बनाऊंगा कि इतने मीटर हाइट है तो इसमें क्या क्या सिस्टम होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, वो डीपली बताऊँगा मैं। ये मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। तो जो आपके पास रिसोर्सेस हो हमेशा ऑटो में हो, ठीक है। और उसके अलावा जो आपकी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए आप फायर पैनल है तो फायर पैनल आपका वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, फेस पैनल आपके पास लगी हुई, तो साथ ही साथ ये भी है कि FAS की उसकी चेकिंग आप वीकली उसकी टेस्ट करते हो नहीं करते हो। फायर पंप है उसकी चेक होनी चाहिए, पब्लिक अलार्म सिस्टम आपके पास काम करनी चाहिए, स्मोक डिटेक्टर यदि लगे हैं तो मेंटेन और वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं जो एक बिल्डिंग में होती है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ यदि बिल्डिंग आपका मान लीजिए अच्छे है, हाई राइज है, तो फायर NOC भी होनी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, है ना, जो फायर डिपार्टमेंट से लेने होते हैं। ये आपको 3 साल की भी मिलती है, ये आपको 5 साल की मिलती है। जो अभी यूपी का मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 5 साल का भी हमने फायर NOC ली है, तो 5 साल की होती है। 3 साल की पहले थी, उसमें अब 3 साल 5 साल दोनों आती है। तो आपको 5 साल की NOC लीजिए। उससे क्या होता है कि आपको
जब एनओसी आप अप्लाई करें तो आपके सिस्टम के एक तो गवर्नमेंट अथॉरिटी बॉडी के द्वारा जांच भी हो जाता है और पता चलता है कि ठीक है जी आपके यहाँ सिस्टम वर्किंग है नहीं है, और गवर्नमेंट एक लाइबिलिटी लेती है उस चीज़ की कि नहीं हमने सिस्टम को चेक किया एंड सिस्टम ओके एंड वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है मेरे दोस्त, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यदि आपकी बिल्डिंग चल रही है तो उसमें आप सारी चीज़ें चेक करें, आपके यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं। वेंटिलेशन फैन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कभी कभी भी हाल ही में मैंने एक देखा था, बेसमेंट में आग लगी, फायर हो गई, इतने स्मोक हो गया, निकलने की मतलब कोई उपाय ही नहीं था। फ़ैन तो लगे थे लेकिन वो फ़ैन काम नहीं कर रहे थे। आपको पता भी होना चाहिए कि वेंटिलेशन फ़ैन जो आपके लगे हैं बेसमेंट में जनरली स्मोक एग्जॉस्ट होता है, फ्रेश एयर फ़ैन होते हैं, दो तरह के फ़ैन होते हैं। तो जो आपके स्मोक एग्जॉस्ट है वो फ़ैन काम कर रहे हैं कि नहीं, स्मोक एग्जॉस्ट जो है उसकी जो शाफ्ट है वो कहाँ पे निकल रहा है, वो कनेक्टेड है नहीं कनेक्टेड है। ज़्यादातर क्या होता है साइडों पे क्या स्मोक एग्जॉस्ट तो होते हैं लेकिन वो शाफ्ट में साले कनेक्टेड ही नहीं है। तो आप यहाँ से पानी फेंकेगा, अगर मान लो सॉरी यहाँ से यदि वो स्मोक खींचेगा तो फेंकेगा कहाँ धुआं, स्मोक बाहर निकलेगा तभी तो शक करेगा वो चीज़ें। तो शाफ्ट से कनेक्टेड नहीं होगा तो क्या होगा, काम नहीं हो पाएगा, स्मोक बाहर नहीं जा पाएगा। फ्रेश एयर फैन आपके काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए और आपके बिल्डिंग में होनी चाहिए। अब इनकी मेंटेनेंस सबसे बड़ी समस्या जो मेरी बात बता रहा हूँ कि जिस भी साइड पे स्प्रिंकलर है ना, स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं घरों में, स्प्रिंकलर लगी है उसकी वाल होते हैं हर फ्लोर पे, वो वाल आपका ओपन होना चाहिए। स्प्रिंकलर वाल शुड बी ऑलवेज इन ओपन कंडीशन। ज़्यादातर क्या होती है कि मान लीजिए रेजिडेंशियल सोसाइटी है या कमर्शियल बिल्डिंग है या इस तरह से है, रेजिडेंशियल में ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हर फ्लोर पे स्प्रिंकलर लगे होते हैं, उसके एक एफएसी में वाल होते हैं, वो वाल हमेशा हर जगह क्या होता है बंद होते हैं। किसी ने बंद किया, कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, कोई फिट आउट करा रहा है, बंद किया किसी ने, उसने आपने मॉनिटरिंग नहीं करो, क्या बंद की, बंद ही रह गया। कल की डेट में फायर हुई, आपका वाल बंद है, वहाँ पे फायर लगी है तेज़ से, स्प्रिंकलर से पानी नहीं निकलेगा तो क्या होगा, आपके सिस्टम तो है लेकिन आपके लापरवाही की वजह से, आपके ध्यान ना देने की वजह से क्या हुआ, मामला ख़राब हो गया। आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी, आपके ऊपर FIR भी लिखी जाएगी और आपको जेल भी जाना सकता है। मेरे दोस्त, फायर एक बहुत ही क्रिटिकल जॉब होती है। आपके ऊपर पूरी सोसाइटी में यदि काम कर रहे हैं, आप किसी रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स में काम कर रहे हैं, किसी कमर्शियल कम्प्लेक्स में काम कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी हैं। बेशक लोग वैल्यू दे ना दे, लेकिन आपको ये सोचना है कि मेरे ऊपर इतने लोगों की जान टिकी है। राइट मेरे दोस्त, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देने चाहिए। आपके फ्लो स्विच होते हैं, फ्लो स्विच काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हर बिल्डिंग में होती हैं। और एक गाइडलाइन मेंटेन होना चाहिए हर साल। फायर NOC जो आपका है वो वैलिड है, उसके एक कंसेंट देना होता है जो इंडिया में डॉक्यूमेंट होती है। उस कंसेंट को आपको जाकर फायर टू फेज़ 2 या फिर जो भी आपका स्टेशन लगता है फायर स्टेशन में, वहाँ पे सबमिट करना होता है कि जी हमारे यहाँ जो भी सिस्टम है वो वर्किंग कंडीशन में। NOC आपने ले ही लिया है, आपकी यदि NOC नहीं है तो फायर NOC ज़रूर ले। फायर NOC ये लीगल डॉक्यूमेंट होती है जो मैंडेटरी होती है। और भी कंप्लाइंसेस है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ जनरेटर DG सेट है तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया में फायर सेफ्टी नॉर्म के कंप्लाइंसेस पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। अभी से RECD लग रहा है, डुअल कन्वर्टर, वो भी आपके यहाँ होना चाहिए। SCP यदि है तो वो भी एक सेफ्टी का ही पार्ट है। आपके STP का CTO होना चाहिए आपके पास। अगर लिफ्ट चल रही है तो लिफ्ट का आपका वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, NOC होना चाहिए, वो भी 3 साल की मिलती है। लिफ्ट यदि है तो लिफ्ट की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए जो एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं। तो ये सारी सेफ्टी का पार्ट है जो लीगल डॉक्यूमेंटेड है। आपको ये सब चीज़ें करने हैं। आपके पास लीगली और क्या है, मॉक ड्रिल। हर क्वार्टर में आपके पास फायर मॉक ड्रिल होनी चाहिए, उसकी लेटर फायर स्टेशन को जानी चाहिए, वहाँ एक फ़ाइल बनेगी, वो फाइल को आपको मेंटेन करना है। तो दीज ऑल आर द लीगल कंप्लाइंसेस वी हैव मेंटेन इन इंडिया। राइट, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें मेंटेन करना है। और हमें ये चीज़ें तब काम आती है जब मेरे दोस्त कोई इंसिडेंट होता है। पहले कोई नहीं पूछता, लेकिन जब कोई इंसिडेंट हो जाएगा तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक की जाएगी। जैसे मान लीजिए फायर चेकलिस्ट आपकी चेक की जाएगी, आपने लास्ट पंप कब टेस्ट किया था, परफॉर्म नहीं हुआ, लास्ट FSC का मेंटेनेंस कब हुई थी, लास्ट फायर एक्सटिंग्विशर HPT कब हुई थी। हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर HPT से याद हुई, फायर एक्सटिंग्विशर की रिफिलिंग एंड HPT भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है। मान लीजिए आपके पास वाटर है तो जैसे एज़ पर IS 2190 में बताया गया उसके अकॉर्डिंग आपके सारी चीज़ें होने चाहिए। राइट, वाटर है तो आपके 1 ईयर उसका है, ABC है तो 3 ईयर है, CO2 है तो 5 ईयर है, इसकी टाइमलाइन है। अगर जो फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास 15 ईयर हो चुके हैं तो वो डिस्कार्ड होंगे CO2 का। जो वाटर ABC फॉर्म टाइप अगर ये आपके पास है तो 10 ईयर बाद वो डिस्कार्ड होंगे। तो कुछ बेसिक थंब रूल है, गाइडलाइन है,
रूल है जो आपको करना है। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मेरा उम्मीद है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर, लाइक और आपकी ज़िंदगी में काम आएंगे। थैंक यू सो मच।